हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से बात कर रहे हैं, जो नागपुर में रहते हैं, किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही बेबाक अपनी बात रखते हैं। आज हम उनसे जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। पूरी दुनिया में एक वीडियो वायरल हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अमेरिका दौरे के सिलसिले में। जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा और उस पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो क्या कुछ है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख से कुछ सवालात किए हैं, यानी उन्होंने सीधा प्रहार किया है कि आपके और बीजेपी की जो सरकार है, जो मोदी जी चला रहे हैं, उनके और आपके बीच में क्या बिल्कुल तालमेल है या आपके बीच में कुछ इख्तलाफ है। 5 सवाल उन्होंने किए हैं और वो चाहते हैं कि आरएसएस प्रमुख उसका जवाब दें। इसके अलावा जो और बात है बहुत ही दिलचस्प, तिरुपति बालाजी मंदिर जो आंध्र प्रदेश में है, वहां के लड्डू दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन लड्डुओं के सिलसिले में एक नई कहानी शुरू हुई। उसे भी मांसाहारी, नॉन वेज बता दिया गया और उस पर जाहिर है जो मंदिर जाने वाले लोग थे उनमें बेचैनी पैदा होना, जो खासतौर पर मांस नहीं खाते उनके लिए एक बड़ा सवाल है कि क्या वो मंदिर में जाएं और वहां भी उनके विश्वास और उनकी सोच और धर्म के खिलाफ कुछ हो जाए। वो एक बड़ा एक सवाल है जिस पर, और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि वहां बीजेपी की और नायडू की सरकार है, मिलीजुली सरकार है, वहीं पर यह सब हो रहा है। उसके अलावा हम जो बात करेंगे वो वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो सरकार एक नया एक तरह से कानून लेके आ रही है, उसके सिलसिले में बहुत सी चीजें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन यह डिस्कस नहीं हो रहा कि हिंदुओं के मंदिरों के भी जो एंडोमेंट हैं, जो वक्फ हैं, जो धार्मिक संपत्ति हैं, वो कितनी है, उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुर्गा पूजा में जो गए थे, उसके कुछ नतीजे सामने आने लगे हैं, उस पर हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम मोदी जी की अमेरिका यात्रा पर बात करेंगे। जो आज के अखबारों में तस्वीर छपी है फ्रंट पेज, जिसमें मोदी जी बिल्कुल सामने हैं। मैं वो देख रहा था कि क्या भारत की किसी न्यूज एजेंसी ने ये फोटो खींचा है, रॉयटर्स का फोटो है और सेंटर में मोदी जी को दिखाया गया है। क्या कुछ है मोदी जी की विजिट के बारे में आपके पास? सुना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके पास। नमस्कार। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में प्रधानमंत्री मोदी ने 15,000 मोदी भक्तों को संबोधित किया। हम्म, आपको पिछले भी इसमें बताया था मैंने हम्म, कि इनके जो एजेंसी है, एक तो इंडिया से लोग ले जाते हैं या वहाँ के मोदी भक्त इकट्ठा करते हैं। मात्र मोदी भक्त, मोदी से डिफर रखने वाले लोगों को वहाँ आमंत्रित भी नहीं किया जाता। जो राहुल गांधी के दौरे में वो डिफर करने वाले लोग भी गए थे और मोदी भक्त भी गए थे उल्टे सीधे सवाल पूछने में। और मोदी जी ने अपने लोगों के बीच में ये कहा कि भारत पीछे नहीं चलता, नेतृत्व करता है। छोटी सी चिप देश की उड़ान को नई ऊंचाई देगी, वगैरह वगैरह वगैरह। जो जो ये बोलते रहते हैं हर वक्त। तो इनके वेदों में क्या है, इनके संस्कृत भाषा में क्या है, उनके पुराणों में क्या है, ये गणेश की कैसी वो करते रहते हैं, क्या बोलते हैं, सर्जरी कैसे करते रहते हैं, इनके पास में पहले सैटेलाइट कैसे था, ये गुरु गोरखनाथ और वो जो ये थे, क्या नाम है उनका अपना, अ, हाजी कोई अली, और हाँ। हाँ, वो साथ में बैठ के कैसे चर्चा करते और उस चर्चा में मोदी जी कैसे शामिल थे। हम्म, गुरु गोरखनाथ के चर्चा में शामिल थे, नानक देव भी वहां आके इनके साथ में चर्चा करते थे। तो अबायोलॉजिकल जो आदमी है, जो माँ से निर्मित नहीं है, भगवान के ऊपर से उठाया गया ये आदमी है। ये जो बाइडेन के साथ में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो वीडियो वायरल है, बहुत ज्यादा वायरल है। हम्म, उसमें जो बाइडेन इनके बारे में बोल रहा है कि ये छोटे से देश का थोड़ी सी जनसंख्या वाला एक आदमी मेरे साथ में आया है, ये मेरा दोस्त है, नाम भी नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता है, ठीक है। हम्म, और वो दूसरे मंच पे भी नाम नहीं लिया, वो नाम भी भूल गया। तो हम्म, ये छोटी सी जनसंख्या वाला छोटा सा देश, ये कौन सा देश है? भारत।
या मोदी जी किसी टिम्बकटू के प्रधानमंत्री है, किसके प्रधानमंत्री है? ये इनके सामने उन्होंने ट्रोल किया इनको। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो बाइडेन ने इनके यानी कानों के सामने, उनके नजर के सामने और इनकी उपस्थिति में इनको ट्रोल किया और ये हंस रहे। इसका हम्म, मतलब मैं एक ही समझता हूँ, एक तो मोदी जी को इंग्लिश का एक शब्द भी समझ में नहीं आता है। एक शब्द समझ में नहीं आता है। या दूसरी बात ये है, ये बहुत ज़्यादा बेशर्म हो गए कि कोई मुँह पे गाली भी दे तो ये हँसने लग जाते हैं और इतने तो मोदी जी निरपेक्ष भाव से कभी काम नहीं करते। तो दूसरी बात सच है, पहली बात सच है कि इनको इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं आता। ऐसे कोई रिएक्ट नहीं किया प्रधानमंत्री। मुझे इस बात का बहुत दुःख है और शर्म आती है। मुझे ऐसे देश में ऐसा प्रधानमंत्री हमने चुन के दिया है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती और ये दुभाषिया लेके नहीं जाता है। और हम्म, कहीं भी बात पर, किसी भी बात पर कहीं भी दाँत निपोड़ के हँसने लग जाते हैं, जिसमें देश का अपमान भी हुआ हो, उसमें भी हँसने लग जाते हैं ये आदमी। तो ये कैसे प्रधान हैं? कैसे ये विश्व गुरु बन गए? ये अपने ही मुँह मिट्ठू अपने ही मुँह मिट्ठू मियाँ बन गए हैं और ये अपनी तारीफ़ करते हुए, ये अपने ही लोग बुला के उसमें भाषण पेलते रहते हैं और इनका जो गोदी मीडिया है, उसको प्रचारित और प्रसारित करते रहता है। ये मेरा स्पष्ट मत है। मैं इसके बारे में अच्छा मोदी जी देखिए एक बात है, मोदी जी उस एम्बेरसमेंट को कम करने के लिए मुस्कुरा करके आगे बढ़ने की शायद कोशिश करते हैं। जवाब चूंकि उनके पास नहीं होता, वो अंग्रेजी में जब बोलना है। जब समझ में ही नहीं आया, तो हँसना एकमात्र उपाय है। दूसरा भी कई राष्ट्राध्यक्षों के सामने और कई मुखियों के सामने ऐसा कर चुके हैं मोदी जी। मगर ये तो हद हो गई। वो हाथ दिखा के बोल रहा है कि तो इसके पास जनसंख्या भी नहीं है और इसके पास में छोटा-सा देश है। ये टिम्बकटू के प्रधानमंत्री करके वहाँ गए और उसमें कुछ नहीं बोल सके। तो भाई बहुत कठिन काम है। तो मैं एक ही बोलता हूँ कि देश चक्रव्यूह में नहीं फँसा है। वो चक्रव्यूह तो 6, 8, 10 लोगों का था। हम्म, अभी तो एक कविता है मेरे पास में इनके लिए, मोदी जी के लिए, कि हम्म, बहुत नहीं सिर्फ 4 कौवे थे काले। अब ये हम्म, 4 कौवे हम 2 और हमारे 2 वाले ही है। उन्होंने तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से सारे उड़े, रुके, खाए और गाए। वो जैसे त्योहार कहे सब वैसे ही त्योहार मनाए। कभी-कभी कभी-कभी जादू हो जाता है दुनिया में, दुनिया भर के कुछ गुण दिखाते अवगुनियों में। ये अवगुनीय 4 बड़े सरताज हो गए। इनके नौकर चील, गरुड़ और बाज हो गए। आज ये जो स्थिति है वो ये है कि चील, गरुड़, बाज इनके नौकर हो गए। हंस, मोर, चातक और गौरी ये किस गिनती में हाथ बांधकर खड़े हो गए, सब बिनती में। वो हम्म, गिनती में, सब बिनती में खड़े हो गए। हुक्म हुआ चातक पंछी का, रट नहीं लगाए, पीहू-पीहू को छोड़कर काव-काव ही गाए। आज हम सारा देश काव-काव गा रहा है। किस तरह से काम दे दिए गौरियों को, खाना-पीना, मौज उड़ाना, छुट भइयों को उनकी ऐसी बनाई। पाँचों घी में बड़े-बड़े मंसूबे आए उनके जी में। जैसे वो बुच के, माधवी बुच जैसे जो है जिनके मंसूबे बहुत बड़े आए उनके उसमें। उड़ने तक के नियम बदल कर ऐसे ढाले उड़ने वाले सिर्फ रह गए बैठे ठाले। आगे कुछ क्या हुआ सुनना बहुत कठिन है। यहाँ जनता का नहीं 4 कौवों का दिन है। उत्सुकता जग जाए तो मेरे घर आ जाना। लंबा किस्सा थोड़े में किस तरह है सुनाना, ये हम्म। मुझसे सुन लेना। जी, आदत चार कौवों की कहानी आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताई। और राहुल गांधी तो जब उन्हें नाम नहीं लेने दिया तो A1 और A2 उन्होंने कह करके काम चलाया था, सभी लोगों को याद होगा। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद अपना तेवर जो दिखाना शुरू किया है, चीफ मिनिस्टर बना दिया अतिशी को, खुद इस्तीफा दे दिया और लोगों से मिलना शुरू कर दिया। और उन्होंने 5 सवाल किए हैं। आपके नागपुर में मोहन भागवत जी बैठते हैं, उनसे सवाल किए हैं। उनका जवाब तो तब जब आएगा आएगा, लेकिन आप चूंकि नागपुर में हैं, आप कम से कम कुछ अंदाजा, कुछ समझ तो रखते होंगे कि आरएसएस के लोग अब क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस को एक तरह से बड़े सवालात में फंसा दिया है, क्या वो जवाब देंगे? नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे। ये जब फँस जाते तो कोई जवाब नहीं देते, दूसरी बात करने लग जाते। ये कहाँ फँसे? इन्होंने महिला बिल लाया था महिला आरक्षण का, जिसमें रिज़र्वेशन महिलाओं का हो जाता था 33%
प्लस 22.5%, मतलब महिला का रिजर्वेशन हो जाता था 55.5%। अब इसको उद्धार करने के लिए केजरीवाल जी ने 5 सवाल दाग दिए। कभी कभी कोई लोग जो बोलते हैं ना कि भाई ये मिलापी कुश्ती है, बी टीम है, वगैरह वगैरह, मैं नहीं बोलता। मैंने केजरीवाल बी टीम मैं नहीं बोलता, क्योंकि वो जेल में रह के आए, उनके साथ भी जो कुछ हुआ उस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि वो लड़ रहे अपने पक्ष के लिए, अपनी बात के लिए, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपना विचार बढ़ाने के लिए लड़ रहे। उनको बधाई। उन्होंने जो 5 सवाल पूछे कि दूसरी पार्टियों को तोड़ना, क्या भागवत जी आपको अच्छा लगता है? दूसरा सवाल था भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल करना, क्या आपकी साधन सुचिता और आपका चरित्र है, आपके चरित्रवान होने का ये प्रमाण है। तीसरा उन्होंने बोला सेंट्रल एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल विपक्षी सरकारों के खिलाफ करना, ये आपकी साधन सुचिता भी है, चरित्र का निर्माण भी है, चाल चेहरा और चरित्र का भी निर्माण है, ये आपकी चाल है। इसको कैसे आप जवाब दोगे? और फिर उन्होंने पूछा कि नड्डा जी आरएसएस की हमें जरूरत नहीं, जो बोला था नड्डा जी ने, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, ये तो बोल देंगे कि हमारा एक बच्चा बिगड़ गया था, कुछ समय के लिए वो बिगड़ गया था, क्योंकि इनके बच्चों का इनके पास में रिकॉर्ड नहीं होता है। आपने पता होगा, सावरकर हमारा नहीं है, वो प्रदीप कुरूलकर हमारा नहीं है, जो जिसने भी कुछ किया वो हमारा नहीं है। वो इनके साथ में मंच पर 26 साल शेयर करते रहा, सावरकर समझाते रहा, आरएसएस का बहुत दबंग कार्यकर्ता और दबंग पदाधिकारी रहा, वो तब तक इनका था। मगर जैसा ही वो कहीं किसी केस में फंस जाता है, किसी इसमें वो शामिल हो जाता है, वो हमारा नहीं होता, क्योंकि इल्लीगल लोगों का इल्लीगल संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनका कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, भारतीय कानून को जो मानते नहीं है, जिनकी कोई रजिस्टर्ड लिस्ट नहीं है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये सब होने वाले जो लोग हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो ये नड्डा जी को भी कल होके बोल देंगे, जैसे बंगारू लक्ष्मण को बोला था इन्होंने कि ये भटका हुआ है, हमारे बीच में से भटका हुआ व्यक्ति है, ये बोल देंगे। और फिर इन्होंने ये बोला 75 साल की उम्र का बंधन क्या मोदी जी को नहीं है, क्योंकि अमित शाह ने बोला कि वो बंधन मोदी जी पर लागू नहीं होता। तो अब वो बंधन क्या भागवत जी पर लागू होता है या मोदी जी पर लागू होता है? तो भागवत जी के नियंत्रण के बाहर मोदी जी और भाजपा निकल गई है। ये एक तो मानना पड़ेगा 75 साल वाले इसमें, या तो फिर ये मानना पड़ेगा कि ये अबायोलॉजिकल व्यक्ति है, मानव निर्मित नहीं है, माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, इसलिए इसको कोई भौतिक नियम लागू नहीं होते। यानी देखिए, कानून खुद ही बना करके और फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे बदलते रहना जैसे जैसे जरूरत हो। वो 75 साल के चक्कर में बेचारे अडवाणी जी घर बैठ गए और मुरली वो मनोहर हाथ जोशी बैठ गए, अडवाणी जी बैठ गए, कई लोग हैं, मैं और सबके नाम गिना सकता हूँ। और अडवाणी अडवाणी जी की जितनी भी आप वीडियो देखोगे, जो भी आप यूट्यूब अगर करोगे, तो वो हाथ मलते हुए नजर आते हैं। हाँ, और उन्होंने ही मोदी जी को प्रमोट करके वो दिल्ली अरे तक। उन्होंने बताया, मोदी जी ने वो हाथ मल रहे थे, नीचे उंगली करके बताया कि मैं जहां हूँ वो इनके वजह से हूँ। हाँ अब ये हाँ, दूसरा वाक्य नहीं बताया कि ये जहां पर है वो मेरी वजह से है, इतना जी साइलेंट रखा है। जी 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 जी, इतना साइलेंट इसमें एक रखा मोदी। साइलेंट शब्द होता है ना। देखिए, ये एक बात तो है, मोदी जी बहुत ही मतलब नॉर्मल आदमी नहीं है, ये बात तो साफ है, ये वो नॉर्मल हर आदमी चीज नहीं से है। एब नॉर्मल है, हर चीज हाँ से एब नॉर्मल है। हाँ हाँ, तो नॉर्मल नॉर्मल आदमी तो नहीं है, जो आपने ना तो किसी का अपना, जिसने एहसान किया है ये उसके हमारे बारे देश को क्या होगा पता नहीं है, एब नॉर्मल जिनको पागल खाने में होना चाहिए उसको हम साधु संत बना देते, जिनको में। जेलों में होना चाहिए उनको महंत बना देते। ये क्या होगा इस देश का? जी जी हमको जी समझ में ही नहीं आता कि किसको जेल में होना चाहिए, किसको पागल खाने में होना चाहिए, और कोर हमारा मसीहा होना चाहिए। और मसीहा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये हमको जब तक समझ में नहीं आएगा ये देश का उद्धार नहीं होगा। और जब तक समझ में आएगा तब तक देश बहुत गर्त में जा चुका होगा, ये भी इसको खैर, हम तुरंत। तो कई बार गर्त में गए हैं, कई बार उठे हैं, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये भी बहुत कुछ कर देंगे, ऐसा भी मुझे कोई ये नहीं है, डर नहीं है, मगर हाँ पीछे ले गए जरूर। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं की चर्चा हो रही है, और वो चर्चा कुछ ऐसे हो रही है कि
जैसे कोई बहुत बड़ी साजिश की गई है और उसमें जानवरों की कुछ चर्बी इस्तेमाल की गई है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि दोनों किस्म की चर्बी का जिक्र है, जिसमें हिंदू भी आहत होते हैं और मुसलमान भी आहत होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुअर की चर्बी मुसलमान के लिए बिल्कुल दूर रहने की चीज है। गाय की चर्बी अगर इस्तेमाल हुई है तो हिंदुओं के लिए बहुत दूर रहने की चीज है। क्या कुछ है ये बिल्कुल नए। साउथ इंडिया आमतौर पर आरएसएस के चंगुल में नहीं होता था। क्या आरएसएस के चंगुल में फंसाने की तैयारी है? ये एक सवाल बनता है। नहीं, आरएसएस के चंगुल में फंसाने की तैयारी है, गुजराती लोगों के चंगुल में फंसाने की तैयारी है, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि वहां का जो मुख्य पुजारी था वो एक इंटरव्यू दे रहा है तेलुगु में। वो हाँ, इंटरव्यू में आपको चाहिए तो भेज दूंगा। इंटरव्यू में वो बोलता है कि हमारे लिए तिरुपति महत्वपूर्ण नहीं है। सिने स्टार, फिल्म स्टार, उद्योगपति, सेलिब्रिटी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लोग है। ये उसने क्लियर बोला। इसमें हाँ, एक न्यूज आई, लड्डुओं की बात की आपने कि लड्डू की खूबियां, बीबीसी हाँ, ने एक न्यूज दी है। हाँ, बीबीसी ने हाँ, वो बोलता है कि भारत के सबसे अमीर मंदिर तिरुमला तिरुपति के लड्डू विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, तो यहाँ मिलने वाले लड्डू को घी, चना, आटा, मक्खन, चीनी, काजू, किशमिश और इलायची से बनाया जाता है। इस लड्डू को बनाने का तरीका 300 साल पुराना है, जो एक राज है। राज है। हर दिन लगभग 3 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं और ये 300 साल के फॉर्मूले को 600 ब्राह्मण परिवार बनाते हैं। तो 600 ब्राह्मण परिवार जो बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? इनको क्या पता नहीं था ये बनाने की विधि, और ये पता नहीं था क्या? मुझे नहीं पता सर, मैं कोई पूछना नहीं चाहता, मैं इसमें कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ। और पूजा पर्पज से एक बाल गोपाल मैंने आपको सब भेजा हूँ। हाँ, जो घी बिकता है वो 250 रुपए किलो से बिकता है। उसमें लिखा है खाने और दवाई में उपयोग के लिए नहीं है, ये खाली पूजा के लिए उपयुक्त है। मतलब चर्बी का उपयोग पूजा के लिए किया जाएगा, तो लड्डू बनाना ये पूजा है कि नहीं मुझे पता नहीं। क्योंकि मैं कोई बहुत ज्यादा पूजा पाठ के चक्कर में भी नहीं रहता और मैंने ये सब चीजें को कोई देखा भी नहीं है। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती, जिस देश में वर्कलोड के कारण सारे मारे जा रहे हैं। मतलब सीए लोगों ने आत्महत्या की है सर। ये महीने में कुछ सीए लोगों ने आत्महत्या की है। वहां पुजारियों के पेट बाहर कैसे आ गए? क्या चर्बी खाने से आ गए? या सुअर की और गौ की चर्बी खाने से आ गए? ज्यादा चंदा मिल गया इसलिए आ गए? क्या भगवान का मंदिर नहीं है, व्यापारियों का मंदिर है इसलिए आ गए? मुझे इस बातों के जवाब ये जो सुज्ञ लोग हैं ये दे तो अच्छी बात है। क्योंकि मुझे ये पता चला कि 320 रुपए किलो का जो मिलता है घी, एक्चुअल घी 1000 रुपए से ज्यादा ही मिलेगा अगर गौ का घी होगा तो। ये 320 रुपए किलो में कौन सा घी अब तक खिला रहे थे? जबकि 30 सालों से वहां कांग्रेस नहीं है। आपको बात समझनी चाहिए, 30 सालों से वहां कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। वहां सरकार जो थी जगन मोहन की थी, या उसके पहले चंद्रबाबू नायडू की पूरा यूनाइटेड उसमें थी सरकारें। तो ऐसे इसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसे चल रहा था? जगन मोहन के इसमें अगर शुरू हुआ तो वो तो बीजेपी के साथ में था। चंद्रबाबू के इसमें शुरू हुआ तो इनमें था। और दोनों जाके एक लेटर लिख रहे हैं, जगन मोहन लेटर लिख रहा है कि इसमें हिंदुत्व का हुआ, और वो वहां का जो पवन कुमार है डिप्टी सीएम, वो बोल रहा है ये देश की समस्या है। साले चर्बी तुम खिलाओगे, भ्रष्टाचार तुम करोगे, मैनेजमेंट पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। सस्ते के चक्कर में और उसके पैसे के चक्कर में सारा तुम गलत काम तुम करोगे और ये देश की समस्या बनाओगे। और देश की समस्या बनाने के लिए ये एक राय साहब है, कोई भारतीय लिखता है खुद को, कि तिरुपति बालाजी में देसी घी सप्लाई करने वाली कंपनी के डायरेक्टर निम्नलिखित है, और नदीम जावेद, मोहम्मद नसीम, नौमान और रहमान, ऐसा ये ट्वीट है, मैंने आपके पास में भेज दिया। जी, जी, जी। मतलब हर जगह मुसलमान एंगल खोज लेना। ये 4 लोग अगर षड्यंत्र कर रहे थे तो आपके गत 6 महीने से सैंपल टेस्टिंग क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, और बिल्कुल। सैंपल टेस्टिंग गुजरात में ही कैसे हो गई? और फिर अगर आपने सैंपल टेस्टिंग नहीं किए और ये 4 मुसलमानों से, जैसे गौ हत्या करने वालों से आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा लिया,
तो ये लड्डू के घी सप्लाई करने में बीजेपी और बीजेपी सहयोगियों ने कितना चंदा लिया, इसका हिसाब चाहिए। 3 लाख लड्डू रोजाना बनने का मतलब है कमीशन भी बहुत अच्छा मिला होगा। 3 लाख लड्डू बहुत होते हैं। और मैं ख्याल कर रहा था कि ये 600 ब्राह्मण परिवार हैं जो बनाते हैं, और ब्राह्मणों ने खुद ख्याल नहीं किया कि हम क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां का मैनेजमेंट था, उसने कुछ नहीं किया। ये बहुत ही एक कोई ना कोई नया शोशा चाहिए चलते रहने के लिए, ताकि बेरोजगारी और महंगाई और आम जो लोगों की हाँ, मैं समस्याएं उस आपको पर एक कोई। और उसमें उदाहरण देता हूँ कि डॉक्टर राघव पाठक है, एनसीईआरटी के बोर्ड के हिंदी मीडियम की तीसरी क्लास की उसमें बेटी उनकी तीसरी क्लास में पढ़ती है। उसमें पर्यावरण का विषय है, अध्याय 17 में हेडिंग है चिट्ठी आई है, और इसमें रीना नाम की लड़की अपने दोस्त अहमद को छुट्टियों में अगरतले का आमंत्रण देती है। इसे लेकर वो अपने दोस्त को एक लेटर लिखती है। लेटर के अंत में लिखती है कि तुम्हारी रीना इस बात से राघव पाठक को दिक्कत हो गई और इन्होंने इसको लव जिहाद, ये कौन सा लड्डू जिहाद है, ये कौन सा जिहाद है? ये असल में हर जगह देखिए, बहुत ही अजीब सी बात है कि इतनी बड़ी आबादी को आप क्या जीरो कर दोगे, आप क्या समंदर में फेंक दोगे, क्या आपके अपने सारे काम चलेंगे? और समाज जो होता है वो, जिसे कहते हैं ना, किसी बड़े आदमी ने, थिंकर ने कहा कि आदमी जो है वो सोशल एनिमल है, समाज का एक तरह से हिस्सा है। तो समाज में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये कौन सा ये आइसोलेशन में जीना चाहते उसका हैं? एक हरियाणा गवर्नमेंट ने ट्वीट किया है, दैनिक भास्कर ने उसको पब्लिश किया है कि ब्याह का गीत तो फेरे भी एक साथ हो गए, लेकिन भाजपा का वादा एक साथ नहीं हो सका, क्योंकि भाजपा ने हरियाणा में ये बोला था कि 500 रुपए का सिलेंडर हम देंगे। हरियाणा में कुछ नहीं हुआ, और केंद्र सरकार 450 रुपए का सिलेंडर, बीजेपी का ही दावा वादा था कि 450 में देंगे, हरियाणा में 500 रुपए में, वहां 450 में, और वहां ईद और मुहर्रम में मातम के वक्त भी मुफ्त में सिलेंडर देंगे। साला हिंदुओं का देश है या मुसलमानों का देश हो गया ये? कि वो हमको तो जैसे, 450 और 500 में सिलेंडर मिल रहा है और मुसलमानों को मुफ्त ही दिया जा रहा है। हाँ, दामाद है तुम्हारे? अरे नहीं साहब, मुसलमानों से शिकायत है कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं करते। और मुहर्रम के एंगल से मुझे पता चला कि ये अक्सर ये कहने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों में जो शिया है ना, शिया हमें वोट करते हैं, जो लखनऊ में वाजपेयी जी को भी वोट करते रहे हैं, सर आपको राजनाथ। तो मुफ्त में सिलेंडर दे रहे, मैं हमारे दसरे दिवाली पर सिलेंडर देंगे तो 500 रुपए लेंगे, 450 लेंगे, और आपको अरे सिलेंडर मुफ्त में देंगे। क्या आपके ससुर है क्या वो? अरे आप भाई, उसके आप तो, दामाद लगते हो? आप लोगों को सरकारी नौकरियां मिल जाती हैं, मुसलमानों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलती। कम से कम साल में एक दो यार सिलेंडर ही अभी नहीं। अभी एक फिगर देता हूँ, सरकारी नौकरियों का फिगर देता हूँ। आपने हाँ, बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ दिया। मैं हाँ। बता देता हूँ कि सरकारी नौकरियों की हालत क्या है। सरकारी नौकरियां है 449 पद। हम्म, अभी अभी एक आरटीआई कार्यकर्ता ने उसके ऊपर ये डाला, किरण कुमार गौड़, ये इंडिया ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन के चेयरमैन है। इनके आरटीआई में एक जवाब आया, इन्होंने आरटीआई डाला था आईआईएम इंदौर में, जहां 150 फैकल्टियां भरी गई 2-3 सालों में। उसमें जो 150 पद थे उसमें से 106 पद जनरल के भरे गए। ओके, हम्म, ओबीसी के मात्र 2 पद भरे गए, हम्म, 2। हम्म। और एसटी और एससी का एक भी पद नहीं भरा गया, ईडब्ल्यूएस का एक पद भरा गया। तो आप क्या बोल रहे हो हमको कि हमको नौकरियां मिल जाती है? ये देखिए, हम तो यही, बराबर आरोप हम पे लगाते हो। देखिए देखो हम तो, आपका आपका रोष रहता है आरएसएस के ऊपर, आपका हाँ, रोष, हमारा रोष है मुसंगियों के ऊपर। सही। हमारा रोष आपके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर नहीं है। हमारे लोग एससी एसटी ओबीसी का रोष आपके ऊपर नहीं है। हमारा बिल्कुल। उपयोग किया जाता है, हमारे कंधे उपयोग किए जाते हैं, ये बात अलग है। हमारा रोष उसके ऊपर है। और आप हमको बोल रहे हो कि आपको नौकरी मिल जाती है। भैया कहीं नहीं है हमारी नौकरियां, सब जगह ये साफ है हम। हाँ, तो फिर करना ये चाहिए कि जो भी मजलूम हैं, जिन्हें उन्हें हक नहीं मिल रहा, उन्हें सबको मिलकर के ही अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। तकरीबन इस नतीजे पे हमें पहुंचना चाहिए। अच्छा, मैं चलना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड वाला जो मामला चल रहा है वो। सर क्या है, जब से आप शांत हो गए ना, यही तो दर्द है।
हाँ आप जब से शांत हो गए ना, मुसलमान शांत हो गए, तो उनको समझ में नहीं आ रहा हिंदू मुस्लिम कैसे करे। हाँ हाँ अब हाँ। वो हिंदू मैं मैं वर्सेस हिंदू हो गया। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि मुसलमानों में तालीम की, एजुकेशन की कमी, अनपढ़ लोगों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद भी किसी एक अनपढ़ ने भी कोई एक पत्थर उठा करके जवाब नहीं में नहीं मारा आज तक इस 10 साल में। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतनी बात समझ में आ गई मुसलमानों के। प्रोवोक नहीं होना, गुस्सा नहीं करना बस। पहले भी समझ में आई थी, मगर कुछ बच्चे रिएक्ट कर जाते थे। जी जी मगर जी। अब ये समझ में आया कि आतंकवादी कौन है। मैंने मौलानाओं के नाम गिनाया था, 12 इंसिडेंट्स आतंकवादी मौलानाओं के मैंने नाम गिना दिया था आपको। जी 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 तो जी जी। आतंकवादी कौन है, जिहादी कौन है, पैसे के लिए धर्म का धंधा कौन करता है, ये सब मैंने आपको गिला दिया था। अब हम देख मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो मौलाना कह रहे हैं उनमें सभी हिंदुओं के नाम थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा सटायर के तौर पर ये कहा कि ये भी मौलाना, वो भी मौलाना, फला। तो ये इसलिए कंफ्यूज ना हो लोग। मौलाना, अभी जो मौलाना मिले हैं दो, आपको पता है हाँ कि दो मौलाना हाँ इसमें ट्रेन के पटरी पर वो पोल रखते हुए, इलेक्ट्रिक पोल रखते हुए पकड़े गए। हाँ, अच्छा। पता है आपको? हाँ, नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम कहाँ का वाकया है ये। ये विजेंद्र सिंह और सुशील कुमार है, उत्तर प्रदेश के रामपुर का वाकया है ये। जी 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 जी। ये दोनों मौलाना है। हाँ, दोनों मौलाना है। जी 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 जी। और उनके मैं खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई मौलानाओं के? कार्रवाई वहां हुई, कार्रवाई पकड़े गए। मैं कार्रवाई चाहते हो तो मैं बता देता हूँ कार्रवाई वगैरह, क्योंकि होती है। मौलाना अगर है तो कार्रवाई होगी जरूर। आप नहीं समझते ये बात अलग है, मगर मौलानाओं के ऊपर हमारे देश में बहुत शिद्दत से कार्रवाई होती है। ये है अपर पुलिस निदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश लखनऊ में कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद, पुलिस अधीक्षक रामपुर जनपद रामपुर के नेतृत्व में 2 लोग पकड़े गए हैं। जीआरपी थाना रामपुर की पुलिस टीम द्वारा 22/9/2024 में थाना हाजा के में पकड़े गए हैं। उसमें है एक मौलाना सन्नी उर्फ सनिया उर्फ संदीप चौहान, पुत्र तेजपाल सिंह, निवासी ग्राम डिबडिबा, निकट मालिक फार्म, बिलासपुर जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश। 26 साल का ये मौलाना। और दूसरा है मौलाना विजेंद्र उर्फ टिक्कू, पुत्र है निरंजन सिंह, निवासी सोडी कॉलोनी, थाना बिलासपुर, जिला रामपुर, 21 साल का। ये दोनों मौलानाओं को ट्रेन के पटरी पर लोहे के खंभे रखकर ट्रेन गिराने का षड्यंत्र करते हुए पकड़े गए। जी जी और जी, आप देखिए। न्याय करते हो। अच्छा, कमाल ये है कि आखिर इस किस्म की सरगर्मियां करके देश को पीछे खींचने की कोशिश हो रही है, और फिर किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के किसी मौलाना का ही नाम दे दिया जाएगा, किसी मुसलमान का नाम दे दिया जाएगा। ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। में अविनाश काटी काकड़े गई। जी। हाँ। अभी सर 30 टुकड़ों में काटी गई। बेंगलोर में एक लड़की 30 टुकड़ों में काट के फ्रीज में डाल दिया था। उसमें कहां से ढूंढ के लाए इन्होंने मौलाना मालूम नहीं। हम्म। मुसलमान है, इनके मुसलमान। प्रचार शुरू हो गया। अब वहां की पुलिस बताएगी कि हिंदू है, जी क्योंकि जी वो जी। रिलेशनशिप में रह रही थी 4-5 सालों से। असल में देखिए, प्रोपेगंडे का उसूल है बुनियादी है, मैं आपको बताऊं। प्रोपेगंडे का उसूल यह है कि पहली खबर के साथ ही उस खबर को जितना अपनी मर्जी से मोड़ लो, वो वही नैरेटिव बाकी बचेगा। बाद में कोई भी बयान वयान आता रहे, फ्रंट पेज पर जिस दिन खबर छपे पहली बार, उसमें जितना चाहो झूठ डाल दो, और बाद में तो तीसरे चौथे पेज पर खबर छपेगी। किसको उसकी परवाह है? अच्छा, वक्त हमारे पास बहुत कम रह हाँ, गया है। नहीं नहीं, हाँ 2 चीजें मैं बता के ही छोड़ूंगा आपको। हाँ तो हाँ। पहली चीज है कि अभी बांग्लादेश पर हमने बहुत प्रेशर डाला कि हमको हाँ हिलसा मच्छी मिलनी चाहिए, वेजिटेरियन लोगों को मच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि दुर्गा पूजा में हिलसा मच्छी के बिना कोई व्यंजन नहीं बनता है और दुर्गा को उसका व्यंजन चढ़ाया जाता है। जैसा बैजनाथ धाम है देवघर में, वहां बकरा काटे बिना कोई आपकी पूजा नहीं हो सकती, समापन नहीं होता है। जैसा आसाम में भैंसा काटे बिना नहीं हो सकता है। ये सारा शाकाहारी है। आप हम्म ये मत समझना कि हम मांसाहारी लोग हैं, हम हम्म। बकरे काटते हैं। आपने काटा तो हिंसा हो जाती है, पूरा खून खून से लाल हो जाता है। हमने काटा तो सफेद या हरा खून निकलता है उसमें से। तो ये बात समझने की जरूरत है, हम वो नहीं समझते। दूसरा आप देख लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी
सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के घर में पूजा करने चले गए। चाहे वो चुनाव के लिए गए होंगे, चाहे वो महाराष्ट्र के लिए गए होंगे गणपति दिखाने के लिए, मगर उसका परिणाम कैसे होता देखो। राजस्थान के राजसमंद में नाथद्वारा करके एक बस्ती है, उसमें संदीप सनाड्य, अशोक सनाड्य और गोविंदराव सनाड्य, जिन्होंने 25 लाख के कर्जे पर घर बनाया था, बैंक का कर्जा अभी भी फटा नहीं है, तो उस घर को गिरा दिया। एक शायर थे राहत इंदौरी साहब, इन्होंने बोला था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कभी जद में, कभी जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, मुंह पे, हमारे मुंह पे जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से तुम्हारी जबान थोड़ी है। मैं जानता हूँ दुश्मन कम नहीं, लेकिन हमारी तरह जान हथेली पर लेकर वो थोड़ी है। जो हथेली पर जान लेकर नहीं है, आपको पता है भगोड़े है ये, माफी वीर है, जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति के मकान तोड़, इनका जाति मकान तोड़ी है। सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। वो राहत इंदौरी साहब ने उस वक्त जो दहाड़ के बोला था वो सच हो रहा है, क्योंकि मकान जब गिर रहे तो ये सनाड्य ब्राह्मणों के मकान गिरे हैं। जी जी है मुंह में अफसरों के। और यहाँ नगर निगम के 20-25 कर्मचारी, जबकि 18 तारीख को उसको सुनवाई होनी थी, 17 तारीख के रात में पहुंच गए 25 कर्मचारी, 10 होमगार्ड और 3 जेसीबी मशीन लेके पहुंच गए। वो परिवार गिड़गिड़ाता रहा, बोलता रहा कि कल सुनवाई है, आज क्यों तोड़ रहे। मगर सुप्रीम कोर्ट का 30 तारीख तक स्टे होने के बाद भी इन्होंने रात में मकान तोड़ दिया। और फिर हंगामा जब शुरू हुआ तो आप मुझे बताइए कि पब्लिक पालिका अध्यक्ष मनीष राठी बोलता है कि मुझे कुछ सूचना ही नहीं है, कैसे गिरा मुझे पता नहीं। पालिका आयुक्त बोलता है जांच कर रहे हैं। तो ये दुष्परिणाम होता है जब न्यायपालिका और विधायिका एक जगह आ जाती है और उसके साथ में कार्यपालिका मिल जाती है, तो ये दुष्परिणाम है उस बात का कि हमारे देश में कानून व्यवस्था ये बुलडोजर से चलने लगती है। फिर ये जुडिशरी बंद कर दो। और उसके बारे में जब सर्वे किया, दैनिक जागरण ने बहुत अच्छा सर्वे, दैनिक जागरण ने पूछा कि क्या ये बुलडोजर के गलत एक्शन पर अफसरों पर नुकसान भरपाई की कार्रवाई होनी चाहिए, तो सबने एक स्वर में बोला हाँ बिल्कुल अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 30 तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, किसी का भी मकान नहीं गिराया जाएगा, बिना नोटिस कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मुसलमानों के मकान गिराते गिराते सनाड्य ब्राह्मणों के भी मकान इन्होंने गिरा दिए। अब इसका क्या होगा? देखिए होगा, देखिए देखिए एक बात है, जब कुछ लोग अंधभक्त बन जाएं, उस अंधभक्ति में इस हद तक हो कि हमने देखा कि कई हिंदुओं की आज तक मुसलमान समझ के, उसके चेहरे पर दाढ़ी है तो उसे मुसलमान समझ के पीट दिया गया। मुझे याद है मध्य प्रदेश में एक साहब की पिटाई हुई थी, वो दीपक बुंदेले। उसके अलावा कई और जगहों पर हिंदुओं को मार दिया गया, जान से मार दिया गया मुसलमान समझ के। बाद में मार दिया ना शर्मा के बेटे को। जी 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 जी। और इसी तरह से ये पंडित जी का मकान भी गिरा दिया गया। इनको क्या समझा? तो देखिए अंधभक्ति और हर बात उनकी सही है ये साबित करने वाले लोग अब ये अच्छी तरह समझ लें कि नंबर कभी भी किसी का भी आ सकता है, और उसमें मुसलमान होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, किसी का भी नंबर आ सकता है। बिल्कुल जरूरी नहीं। आपको बता देता हूँ हाँ कि एक फिगर है मेरे पास में कि हाँ जब वक्फ बोर्ड के लिए जो चिल्ला रहे हैं ना, जो अंधभक्त है, बदमाश लोग, हाँ इनको अकल नहीं है, जो कुपड़ है, पढ़े हुए बिल्कुल नहीं है, उनको ना संविधान समझता है ना उनको खुद के हक अधिकार समझते हैं। ये जब बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड की 9.5 लाख एकड़ जमीन जमा होनी चाहिए सरकार में और सरकार उसका करेगी, सरकार के पास ही बोर्ड नियुक्त करने का पावर सरकार के पास में है। वो ये समझ ले कि 150 लाख एकड़ जमीन हिंदू बोर्ड के पास भी है और 125 लाख एकड़ जमीन ईसाई बोर्ड के पास भी है। ये 9.5 लाख के कितने गुना ज्यादा है, वो 10-15 गुना ज्यादा हिंदू बोर्ड के पास में और करीबन 12 से 15 गुना ज्यादा ये इसके पास में है ईसाई बोर्ड के पास में। तो वक्फ बोर्ड की जमीन लोगे तो अगले वाला जो दांत लगेगा वो हिंदू बोर्ड पर भी लगेगा। हिंदुओं के नाम से, देवस्थानों के नाम से जो जमीन है जो 150 लाख एकड़ है, मुसलमानों के पास में तो 9.5 लाख एकड़ है
और ईसाइयों के पास में 125 लाख एकड़ जमीन है पूरे देश में, उसका क्या होगा? और फिर अमेरिका शांत बैठेगा क्या? और एक तो शांत साथ बैठेगा क्या? देखिए, सरकार ने मंदिरों पर भी दांत गड़ाए हुए हैं और एक मुकदमा है जिसको सुब्रमण्यम स्वामी लड़े हैं, मंदिरों पर सरकार का कब्जा करने की जो कोशिश है उसके खिलाफ, आपके यहाँ महाराष्ट्र में भी है और कुछ और राज्यों में भी है। तो सरकार के दोस्त, हम दो, हमारे दो, जिनको कहते थे राहुल गांधी और अब बात दूसरे तरीके से कहने लगे, वो सब चीजें लूट करके उन्हीं के हाथों देनी है। ये अब बार बार सर, समझ में आ रहा है। हिंदू बोर्ड के पास में कितनी कितनी किस राज्य में जमीन है, इसके डिटेल दे सकता हूँ, आपके पास में उतना समय नहीं है, नहीं तो डिटेल दे सकता हूँ कि हर राज्य में कितनी जमीन है। मैं आपको एक बता देता हूँ कि 28 राज्यों में 140 लाख एकड़ जमीन है। हर राज्य का फिगर बता सकता हूँ मैं, हर राज्य का। बिल्कुल बिल्कुल, कभी आगे किसी और मौके पर हम बात करेंगे आपसे। वक्त हमारे पास अब खत्म हो गया है। हम कई इश्यूज पर आपने बात की, आरएसएस से जो सवाल किए गए हैं, केजरीवाल ने किए हैं, वो मोदी जी ने एक तरह से भारत की वहां पर कितनी बेइज्जती कराई है अंग्रेजी ना बोलने और ना समझने की वजह से, या शायद अपने जिसे कहते हैं कि अपने आप को कमतर खुद ही समझना, वो भी एक अपने आप में एक कमजोरी की बात होती है। हालांकि भारत इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी आबादी है, और उसको अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ इस तरह से कहे तो वो हमारे लिए, सभी के लिए अफसोस की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप हमें समय दे देते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें हमारी ये वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। द्रौपदी मुर्मू जी का है मामला, इसलिए जी जी थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ कि कलकत्ता में जब ये हुआ था, बलात्कार हुआ था, तो बहुत आहत हुई थी हमारी महामहिम। अब जब 2-2 मामले उनके यहाँ हो गए, जो राज्य से वो आती है, उड़ीसा से, वहाँ उनके गृह राज्य में सेना के अधिकारी के मंगेतर के अंडरगारमेंट्स उतार लिया, इंस्पेक्टर भी उसके सामने नग्न हुआ, तो महामहिम आहत हुई या नहीं? हर रास्ते पर पुलिस वाला चेकिंग के नाम पर महिला के सीने पर हाथ मारकर टटोल रहा था। उस घटना से महामहिम आहत हुई कि नहीं हुई, कि ध्यान लगाए बैठी है किसी गुफा में अब? जी 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 राष्ट्रपति भवन का जो नशा होता है साहब, वो अपना ही होता है और उसमें, उस पर बहरहाल ज्यादा कुछ चर्चा नहीं हो सकती खुद, लेकिन ये कि सोचना चाहिए बड़े ओहदों पर। सवाल तो सर, मैं नागरिक हूँ भारत का, वो हाँ, प्रथम महिला है, हमारी बिल्कुल अभिभावक है, हमारे बिल्कुल सारे महकमों की मुखिया है, तो सवाल तो उनसे बनता ही है ना। पिताजी से बिल्कुल गलती हो जाए तो पिताजी को सवाल हम करते हैं, ये महामहिम से सवाल बनता है कि आप बिल्कुल। एक राज्य में आपकी भावनाएं आहत होती है, आपके राज्य में क्यों नहीं होती है? जी जी जी, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है, ये आपने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।